बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर पेरेंट्स, आज के सेशन में हम यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 से जो हमने क्विज कंडक्ट किए थे उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 5 का क्विज देखते हैं। ये क्वेश्चन था, ए बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो याद रखें, हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो तीन किस्म के थे। एंगुलर एक्सेलरेशन था, सेंट्रीपिटल यानी रेडियल एक्सेलरेशन था, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। और उस वक्त बताया था कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब स्पीड चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। और ये भी बताया था कि जहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, जहाँ पे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो वहाँ पे एक एक्सेलरेशन तो लाजमी होगा, और वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। तो उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? टूवर्ड्स द सेंटर होती है। नेक्स्ट है, एक डिस्क है जिसका एक पॉइंट पी था, ये, और वो पॉइंट पी मेंशन है कि वो सेंटर के ऊपर है, पॉइंट पी एट सेंटर। तो उसका रेडियस भी डिस्क का दिया हुआ है, ये रेडियस आर जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और विलासिटी, एंगुलर विलासिटी ओमेगा जो है वो 20 रेडियन पर सेकंड दी हुई थी। और उस पॉइंट पी की हमने लीनियर विलासिटी देखनी थी। तो पॉइंट पी की लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो चूंकि पॉइंट पी जो है ये सेंटर पे लाई कर रहा है, और सेंटर पे आर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। लिहाजा इस पॉइंट पी का जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। ये लेक्चर में भी चीज बताई थी। थर्ड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये चीज भी पता है आपको कि एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला था वो था अंडर रूट टू टाइम वी ऑर्बिटल। तो दोनों की रेशियो ले लें आप, एस्केप वेलोसिटी की रेशियो लेनी ऑर्बिटल से, तो वी एस्केप डिवाइडेड बाई वी ऑर्बिटल, ये इक्वल आ जाएगा पास अंडर रूट टू। तो अंडर रूट टू रेशियो वन बन रहा है ये। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अलावा लिफ्ट है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात समझने वाली है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन दैट मूविंग लिफ्ट विल बी। तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका जो वेट है वो एक्चुअल वेट की इक्वल आ जाएगा। हाँ, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रही होती तो फिर उसका जो वेट था वो डब्ल्यू प्लस एम ए हो जाता। और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रही होती तो फिर उसका जो एपरेंट वेट है वो डब्ल्यू माइनस एम ए के इक्वल हो जाता। तो चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, लिहाजा एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से ये आपके पास जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो किस किस्म की वेव यूज करते हैं? तो वो बड़ा सिंपल सा था, माइक्रोवेव यूज करते हैं। एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला जरा देखें आप। वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर, या आप इसको अगर जी एम की फॉर्म में लिखना चाहें तो आगे पास हो जाएगा ये टू जी एम ओवर आर। ये तो चूंकि मून की बात हो रही है, तो मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो 6 गुना कम हो जाती है। तो इसमें अगर आप एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू लगाएं तो टू जी की जगह आ जाएगा जी बाई सिक्स, और आगे आर। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा वी एस्केप इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट सिक्स, और आगे आ जाएगा टू जी आर। तो ये वो एस्केप वेलोसिटी है जो अर्थ की सरफेस पे है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक फैक्टर है अंडर रूट सिक्स जिससे ये डिवाइड हो रहा है।
अंडर रूट 6 के फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, और आपको पता है कि जब भी कोई नंबर किसी से डिवाइड हो जाता है तो वो कम हो जाता है। तो लिहाजा एस्केप वेलोसिटी मून के लिए लेस देन 11 हो जाएगी। अर्थ की सरफेस के लिए तो हमें पता है 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन मून के लिए चूंकि जी की वैल्यू जो है वो लेस है, लिहाजा वहां पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम होगी। 7 पॉइंट, एक लिफ्ट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसका जो अपेरेंट वेट वो हाफ ऑफ his apparent weight in the same lift moving upward with the same magnitude of the acceleration। क्वेश्चन थोड़ा समझ लें। apparent weight of a person in a lift moving downward, एक लिफ्ट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसमें जो पर्सन है उसका अपेरेंट वेट हाफ है हिज अपेरेंट वेट इन द सेम लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। तो पहले हम देखें, अपवर्ड के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है अपेरेंट वेट का वो होता है T = W + ma। और डाउनवर्ड अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो तो फिर उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो T = W - ma। अब हमें जो क्वेश्चन में बताया गया वो ये है कि डाउनवर्ड का जो वेट अपेरेंट वेट है वो हाफ है अपवर्ड के लिए। यानी ये वाला जो वेट है ये अपवर्ड का हाफ है। ठीक है, तो लिहाजा ये TD मैं इसका लिखता हूँ और यहाँ पे TU लिख देता हूँ, TU। तो जो TD है वो हाफ है टी अप का, ये बात हमें बताई गई है। अब आप इन दोनों की वैल्यूज लगा दें। TD की जगह आप W - ma लगाएं, 1/2 टी अप की जगह W + ma लगाएं। ये टू जो डिवाइड हो रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम W - ma = W + ma। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है लिफ्ट का, तो ये 2 टाइम W - ma = W + ma। तो ये W इधर आ जाएगा, तो 2W - W सिर्फ W रह जाएगा, और ये जो माइनस का 2ma ये राइट साइड पे आ जाएगा। इस तरीके से ma + 2ma होके 3ma हो जाएगा, और W इक्वल होता है mg के। m आपस में कट जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा G/3। यूनिट ऑफ टा ओमेगा। अब जिन्होंने कंसेप्ट मेरे सीखे हुए हैं, माइंड में बिठाए हुए हैं, वो यहाँ कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। उन्होंने फौरी तौर पे ये जो रोटेशनल क्वांटिटीज दी हुई हैं इनको कन्वर्ट किया होगा लीनियर इनके एनालॉग में। तो टॉर्क का लीनियर जो एनालॉग होता है वो होता है फोर्स एफ, और ओमेगा का लीनियर होता है वेलोसिटी। और ये फोर्स इंटू वेलोसिटी आपको पता है पावर में आपने पढ़ा था, तो लिहाजा ये यूनिट पावर का आएगा वाट। तो इस तरीके से इन चीजों को आसान बनाया जाता है, बजाय इसके कि आप पहले टॉर्क का यूनिट देखेंगे पता नहीं क्या है, फिर ओमेगा का आप देखेंगे रेडियन पर सेकंड, तो वो आपको घुमा के रख देगा। आप इसका लीनियर में चले जाएं। टॉर्क का लीनियर एनालॉग है फोर्स, और एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर एनालॉग है वेलोसिटी v। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला किसका है, ये पावर का फार्मूला है। तो लिहाजा जो यूनिट पावर का होगा, यूनिट तो सेम ही रहते हैं चाहे रोटेशनल क्वांटिटी है चाहे लीनियर क्वांटिटी है, यूनिट सेम रहते हैं। तो लिहाजा इसका यूनिट वाट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। A constant torque acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from 4L from L to 4L in 4 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो ये भी आपको पता है कि जो टॉर्क होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम आपका चेंज हुआ है 4L से 4L, यानी पहले L था फिर 4L, तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। तो 4L - L, और ये टाइम लगा था 4 सेकेंड, तो लिहाजा ये बन गया 3L/4।
two rotating bodies having masses m1 and m2 have same angular momentum, but their moment of inertia are such that I1 is greater than I2. दो बॉडीज हैं m1 m2, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम है लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है. विच बॉडी विल हैव हायर काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो जो चीज गिवन उसी से स्टार्ट लेते हैं. वो कह रहा है सेम एंगुलर मोमेंटम है, यानी L1 इज इक्वल टू L2 है, ये गिवन है. और साथ ये गिवन है कि I1 जो है वो ग्रेटर है I2 से. हमसे पूछा गया है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है, क्या मैस वन का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या मैस टू का. तो जो चीज गिवन उसे स्टार लेते हैं. तो L1 इज इक्वल टू L2. एल को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखें क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी होती है उन्हीं को ही यूज करना होता है. तो L1 आ जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू L2 की जगह आ जाएगा I2 ओमेगा 2. अब लिखें जी ओमेगा, ये ओमेगा 2 है. तो ये I1 डिवाइडेड बाई I2 करें इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1. अब ये ऊपर गिवन है हमें कि I1 जो है वो ग्रेटर है I2 से. तो लिहाजा न्यूमिनेटर में जब कोई नंबर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर में नंबर छोटा है तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है. जैसा कि 5 डिवाइडेड बाई आप 3 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा. लिहाजा ये I1 और I2 जो है, ये चूंकि आपको मेंशन है कि ग्रेटर देन 1 है, I1 ग्रेटर देन I2 है, लिहाजा इन दोनों का जो डिवीजन के बाद आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा. तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ओमेगा 2 है वो ग्रेटर देन है ओमेगा 1 से. तो ये चीज संभाल के रख लें. अब आते हैं अपने असल चीज की तरफ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तरफ. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर. और दूसरे के लिए आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा. 1/2 I2 और ओमेगा 2 का स्क्वायर. अब चेक ये करना है कि किस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, 1 की ज्यादा है या 2 की ज्यादा है. तो हम इनका आपस में रेशो ले लेते हैं, रेशो लेके बाद चेक कर लेंगे. तो मैं अभी आपके सामने रेशो लेता हूँ दोनों की. ये मैंने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये 1 को मैंने ऊपर रखा और डिवाइड कर दिया, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी 2 से. तो 1/2 मैं नहीं लिखने लगा. मैं ये पहले भी आपको बताता हूँ कि 1/2 का फैक्टर जो है ये कट जाना है. अपने लिए आसानियां पैदा किया करें. I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर. अब I1 डिवाइडेड बाई I2 ये हमें पहले ही पता है कि ये ग्रेटर देन 1 फैक्टर है. अब देखते हैं कि ओमेगा 1 का स्क्वायर और ओमेगा 2 का स्क्वायर, इनकी रेशो हमें क्या मिलती है. ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 का स्क्वायर. ये जो चीज थी हमारे पास, ओमेगा 2 जो था ये ग्रेटर आ रहा था ओमेगा 1 से. और जब स्क्वायर लेंगे तो ये मजीद ग्रेटर हो जाएगा. जैसा कि आपको पता है कि 5 ग्रेटर होता है 2 से. जब स्क्वायर लेंगे यानी ओमेगा 2 का भी स्क्वायर लें ओमेगा 1 का भी स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 25 ग्रेटर देन 4. तो ये देखिए अब फर्क ज्यादा बढ़ गया. पहले ये 5 और 2 आपस में करीब करीब थे, यानी 5 बड़ा है 2 से, सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस था. लेकिन स्क्वायर लेने के बाद जब देखा तो और बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा फर्क बन गया. सिमिलरली यहाँ पे भी देखें कि I1 का स्क्वायर और ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 का स्क्वायर है. और हमारे पास जो गिवन है वो है ओमेगा 2 का
ओमेगा टू जो है वो ग्रेटर है ओमेगा वन से। यानी कि जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो बड़ी है और जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है वो छोटी है। तो जब न्यूमरेटर में क्वांटिटी छोटी आ जाए, डिनोमिनेटर में बड़ी आ जाए, तो आंसर हमेशा लेस देन वन होता है। इसका मतलब है कि ये जो रेशो आपके पास आई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास वन डिवाइडेड बाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास टू, ये अब आ रहा है आपके पास लेस देन वन। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास वन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास टू। यहाँ पे मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि मैथ वन की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, और जो मैथ टू है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैथ टू है। इसके बाद 10वां है, रेशियो ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की आपस में रेशियो। तो पहले इनका रिलेशनशिप देखें कि कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें ये दोनों क्वांटिटी आती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ। तो लीनियर ओवर ओमेगा चूंकि लेना है, एफ ओवर ओमेगा, क्योंकि लीनियर डिवाइडेड बाई एंगुलर करना है, तो एफ ओवर ओमेगा करना है, तो ये वन ओवर टू पाई बनेगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी। यानी एक सैटेलाइट है जो कि रेडियस आर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड जो है वो टी है। अब एक और सैटेलाइट है जो फोर आर के रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, उसका टाइम पीरियड देखना है। तो ये आपके पास है जी, टी स्केयर इज इक्वल टू फोर पाई स्केयर ओवर जी एम आर क्यूब। इस सारे चीज की जरूरत ही को नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, इसको इग्नोर करें। यही वो तरीकेकार होते हैं जो पेपर में आपने फॉलो करने होते हैं, और आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो लिहाजा इस सारे को आप खत्म कर दें। अब आपका जो कंसर्न है वो इस चीज के साथ है, टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो जब तक उसका रेडियस आर था उस वक्त तक तो टाइम पीरियड टी है। जब रेडियस फोर आर हो गया तो हमने टाइम पीरियड देखना है। तो नया टाइम पीरियड हम टी प्राइम कर लेते हैं, टी प्राइम। ये अब हमने फाइंड करना है। तो इसी फार्मूले के मुताबिक टी प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की जगह हम फोर आर लगा देते हैं, फोर आर का क्यूब। तो टी प्राइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू फोर का क्यूब लेंगे, तो फोर फोर आर सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर आर सिक्सटी फोर आर क्यूब। और चूंकि हमें तो टी प्राइम चाहिए, तो आप स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पे, स्क्वायर रूट ले लें, बल्कि इधर भी और इधर भी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, टी प्राइम प्रोपोर्शनल टू सिक्सटी फोर का जो स्क्वायर रूट आता है वो एट आता है, आर क्यूब। आप दोनों तरफ स्क्वायर दोबारा लें, तो टी प्राइम प्रोपोर्शनल आ जाएगा एट आर क्यूब। ये एट का स्क्वायर और आर क्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब आपका जो टाइम पीरियड टी है वो उसमें एक जो टर्म एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो रही है वो एट की टर्म इन्वॉल्व हो रही है। तो टी प्राइम जो है वो इक्वल टू एट टी है। ये एट टी इज द करेक्ट ऑप्शन। An artificial satellite moving in a circular orbit around the Earth has a total energy, यानी kinetic energy और potential energy का जो sum है वो है माइनस ई नॉट। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। अच्छा, ये याद रखें, चाहे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या चाहे कोई सैटेलाइट है या प्लेनेट है, वो किसी चाहे सूरज के गिर्द कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, या कोई सैटेलाइट है वो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इन सारे सिस्टम को बाउंड सिस्टम कहा जाता है। ये पहले तो माइंड में रखना है। चाहे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, चाहे कोई
सैटेलाइट किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं बाउंड सिस्टम। और ये भी याद रखें कि जो बाउंड सिस्टम होते हैं उनमें जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी उनकी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, टोटल एनर्जी ये नेगेटिव ही आएगी। यहाँ पे तो दी हुई है लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप, सॉरी, तो जो भी इस तरह के सिस्टम होते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, या कोई सैटेलाइट है वो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, या कोई प्लेनेट है वो किसी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह के सिस्टम को हम बाउंड सिस्टम कहते हैं। और बाउंड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। और इसके अलावा ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला आपने देखा है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में वो क्या आया था आपके पास? -Gmm/r। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है 1/2 mv²। और यहाँ पे v जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और v ऑर्बिटल का फार्मूला भी हमें पता है, वो है Gm/r का स्क्वायर रूट। तो ये उठा के इधर पुट करें जरा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 m। और आगे चूंकि v ऑर्बिटल का स्क्वायर है तो लिहाजा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो Gm/r, और ये आपके पास बन जाएगा 1/2 Gmm/r। आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी और जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको नजर आ रहा है कि ये मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो ये उससे हाफ है। यानी ये जो डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर है, ये बता रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी से मैग्नीट्यूड में हाफ है। पोटेंशियल एनर्जी में जो नेगेटिव का साइन है, ये हमें बता रहा है कि ये जो सिस्टम है ये अट्रैक्टिव है। यानी इसमें ये अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। चाहे एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के किधर रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और इस तरह अगर कोई प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या कोई सैटेलाइट है वो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो अपने सेंटर की तरफ, उस जो हैवी मैस है यानी प्लेनेट है उसके गिर्द वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये दो चीजें याद रखनी है आपने कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी के हाफ है। अब आप इन दोनों को सम करके चेक कर सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी आएगी वो आपकी नेगेटिव में आएगी। यानी ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके सामने आ गई है 1/2 Gmm/r, और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है जो कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी हुई है। दोनों का आप सम करें, ये आपकी असाइनमेंट भी है, चेक कीजिएगा कि ये नेगेटिव आती है या नहीं आती। और इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 2 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। या आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी 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 उल्ट हो गया। या आप लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डबल होती है काइनेटिक एनर्जी के। अब ये बातें हमने याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है, और दोनों का जो सम आप लेते हैं वो नेगेटिव नेगेटिव में आता है। और ये जब आप सम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो सम आया है, जो टोटल आपके पास आएगा वो बिल्कुल वही होगा जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की है लेकिन नेगेटिव में आ जाएगी। यानी ये जो नेगेटिव में आपके पास पोटेंट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, टोटल जो वैल्यू आप निकालेंगे ई टोटल, वो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी वाली ही वैल्यू होगी, यानी 1/2 Gmm/r होगी।
लेकिन साथ क्या आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू दी हुई होगी आप उसके साथ सिर्फ एक नेगेटिव का साइन लगा दें तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने देखनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो आएगी -2 टाइम E0। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी का डबल होती है। ये असाइनमेंट आप कंसिडर कर लें, ये बड़ी जबरदस्त बातें हैं, ये असाइनमेंट के तौर पे आप करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे इसे। यानी एक तो आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, ई टोटल। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको मैंने बता दी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आपको गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी की आपको वैल्यू गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो ई टोटल आ जाएगी। फिर आपने रिलेशनशिप देखना है कि काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। एक तो आपने ये देखना है, दूसरा आपने ये देखना है कि जो टोटल एनर्जी है उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, और तीसरा आपने ये देखना है कि जो टोटल एनर्जी है इसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये आपने चार काम करने हैं, टोटल एनर्जी भी फाइंड करनी है, और फिर काइनेटिक और पोटेंशियल का आपस में रिलेशनशिप देखना है, टोटल एनर्जी का काइनेटिक के साथ, टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशनशिप देखना है। ये आपको बड़ा हेल्प देगा कि सिंपली आपके पास जब टोटल एनर्जी होगी तो जब ये रिलेशनशिप आपको पता होंगे तो आप आसानी के साथ बगैर कैलकुलेट किए आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी तो आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे क्योंकि आपके पास रिलेशनशिप आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा। ये होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए भी और सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड दी प्लेनेट के लिए भी। तो ये चार असाइनमेंट्स आपकी ये आपने लाजमी करनी है। पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लेनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड का फार्मूला T² = 4 π² /G m। अच्छा ये अब मुझे नहीं पता ये मैं सीधा लिख रहा हूँ या उल्टा लिख रहा हूँ, ये मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो कि 4 π² जो है वो न्यूमिनेटर में आता है या 4 π² डिनोमिनेटर में आता है, ये मैं कंफ्यूज हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो इस चीज़ के साथ है कि ये टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मैस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, और दूसरा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैस भी आ गया, ये तो इस पे तो डिपेंड कर रहा है, और रेडियस है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। जब से हमसे सवाल पूछा गया कि इंडिपेंडेंट किस पे है तो वो किस पे आ रहा है, वो मैस ऑफ सैटेलाइट। तो लिहाजा मैस ऑफ सैटेलाइट इज द राइट ऑप्शन। 15 क्वेश्चन। The orbital velocity of an artificial satellite in the circular orbit just above Earth surface is V naught। एक सैटेलाइट है जो जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ रिवॉल्व कर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी V नॉट है, और एक और सैटेलाइट है जो 3 r डिस्टेंस पे है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए भी फार्मूला आपने जो यूज करना है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का, V ऑर्बिटल, वो है Gm/r, या इसे आप लिख सकते हैं Gr। तो चूंकि 3 r रेडियस पे जब आप जमीन की सरफेस से 3 रेडियस के बराबर आप फासले पे चले जाते हैं तो वहां पे जो जी की वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए 16 गुना कम हो जाती है। तो लिहाजा उसके लिए जो V ऑर्बिटल आएगा वो G/16 पुट कर दें तो ये आ जाएगा Gr का स्क्वायर रूट और 1/4 बाहर आ जाएगा, यानी 4 गुना जो है वो V ऑर्बिटल उसकी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। इसी को इसी को अज्यूम करें कि ये V0/4 लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है, इफ अ बॉडी हैविंग mass m and radius r is moving in circular path with angular velocity omega, if its radius become half then its angular velocity, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपने यूज करना था। L1 is equal to L2, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। तो रेडियस वो कह रहा है हाफ हो गया, रेडियस हाफ। तो I1 की वैल्यू पुट करें, M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू पुट करें, M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा 2। तो R2 हाफ हो गया, R2 जो है वो R1 का हाफ हो गया। M1 कट जाएगा, M2 आपस में कट जाएगा क्योंकि ये तो इक्वल है। और R1 का स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 की जगह लगा दें R1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर साथ ओमेगा 2। तो R1 का स्क्वायर भी कट जाएगा और ये बन जाएगा ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ओमेगा 2। और ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी 4 ओमेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे उसने दिया हुआ था कि पहली वेलोसिटी ओमेगा है, तो लिहाजा 4 ओमेगा हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, एक बंदा है जिसके पास स्प्रिंग बैलेंस है और वो शुगर मेजर कर रहा है न्यूटन्स के अंदर, और वो 10 न्यूटन शुगर लेना चाहता है। वो कह रहा है वो कहाँ पे जाए ताकि उसके पास मैक्सिमम क्वांटिटी मिले। यहाँ पे बात सोचने वाली ये है कि वो वजन की बात नहीं कर रहा, वो क्वांटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, मोर क्वांटिटी ऑफ शुगर उसे कहाँ मिलेगी, यानी वो मैस की बात कर रहा है। वेट 10 न्यूटन ही होगा, लेकिन क्वांटिटी उसे कहाँ पे ज्यादा मिलेगी, पोल पे मिलेगी, इक्वेटर पे मिलेगी, या मून पे, या सब जगह पे उसे सेम क्वांटिटी मिलेगी। तो आपको पता है वजन का जो फार्मूला वेट होता है वो होता है mg, यानी मैस ये वो क्वांटिटी है जो इनवेरिएंट है, कहीं पे भी चले जाए मैस सेम रहता है, जी आपकी बदलती रहती है। इसका मतलब है कि अगर आप 10 न्यूटन वेट चाहते हैं और मैस आप ज्यादा चाहते हैं, तो मैस ज्यादा आपको तब मिलेगा जब जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो मून पे आपकी जी की वैल्यू 6 गुना कम हो जाती है, लिहाजा फिर आपको 6 गुना मैस ज्यादा मिलेगा वहां पे। यानी ये मैस इधर जी/6 हो जाता है, तो लिहाजा आपको काउंटर करने के लिए आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो 6 गुना ज्यादा मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 10 है, ये आपको पता है कि 2 × 5 होता है। अगर आपने 10 को बरकरार रखना है और दूसरा नंबर ये वाला नंबर आप कम कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये दूसरा नंबर ये वाला बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये 5/10 हो गया है। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये तो ये देख सकते हैं, ये आप मैथ अज्यूम कर लें तो ये आपका मैथ बढ़ गया है, जी आपका कम हो गया है। तो जहाँ जी वैल्यू कम होगी वहां पे आपको मोर क्वांटिटी ऑफ शुगर मिलेगी, मैथ आपको ज्यादा मिलेगा। 18 क्वेश्चन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन विच एक्सलेशन में नॉट एग्जिस्ट। सर्कुलर मोशन में कह रहा है कौन सा एक्सलेशन नहीं हो सकता, मे नॉट एग्जिस्ट, यानी मुमकिन है कि ना हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ये तो वो एक्सेलेरेशन है जो हर वक्त मौजूद होता है, जहां सर्कुलर मोशन होगी वहां पे सेंट्रीपिटल यानी रेडियल एक्सेलेरेशन लाजमी होगा। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ना हो, तो लिहाजा ये आपका क्रॉस हो गया। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फार्मूला हमें पता है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है आर अल्फा। तो जब भी आपकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओमेगा आपका कांस्टेंट होगा, तो अल्फा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका 0 हो सकता है। और आगे लिखा रेडियल एक्सेलरेशन, तो ये तो एक ही बात है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल तो दोनों एक ही चीज के नाम है। लिहाजा जो नहीं हो सकता वो यही है, ये एक्सेलरेशन मुमकिन है कि सर्कुलर मोशन में ना हो, लेकिन कंडीशन उसके लिए है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है उस वक्त, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आप कह सकते हैं मूव कर रहा हो, तो उस वक्त आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 होता है। 19, विच वन मे नॉट बी वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन द पार्किंग ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर कौन सी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं हो सकती, 8.5, 9.7, 10.3 या 6.7। तो हमें पता है कि किसी भी सैटेलाइट की कम अज कम जो वेलोसिटी है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है,
और जो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड है। ये रेंज हमें पता है। ये कम से कम वेलोसिटी है, यानी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। और अगर कोई मैक्सिमम वेलोसिटी पे जा सकता है तो वो 11 से लेस, क्योंकि 11 तो escape वेलोसिटी, उससे तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ये एक रेंज आपने याद रख लेनी है, 7.9 से लेके 11 से लेस तक ऑर्बिटल वेलोसिटी पॉसिबल है। तो हमसे पूछा गया है कौन सी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है। तो 8.5 ये इस रेंज में आती है, 9.7 ये भी इस रेंज में आती है, 10.3 ये भी इस रेंज में आती है, 6.7 इज द राइट ऑप्शन क्योंकि ये इस रेंज के अंदर नहीं आता। तो ये किसी भी सैटेलाइट की पार्किंग ऑर्बिट में वेलोसिटी नहीं हो सकती। 20 क्वेश्चन। एज वी गो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी सरफेस से आप नीचे जा रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद डिस्टेंस एक्स एज। ये पहले तो चीज समझ लें कि जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाते हैं तो जो जी की वैल्यू वेरी करती है यहाँ नीचे जाते हुए। ये ऊपर से डिस्टेंस आप देखना, आपने ये भी देखा करें, आपने ऊपर से डिस्टेंस देखना है। यहाँ आप आ रहे हैं इधर, नीचे से देखेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, मैं उसकी बात करूंगा। अभी फिलहाल हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये फर्ज करें आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप यहाँ पहुंच चुके हैं यहाँ, और ये आपने डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ तक, सरफेस ऑफ अर्थ से लेके इस पॉइंट पी तक आपने डिस्टेंस कवर कर लिया एक्स। आप देखना चाहते हैं इस पॉइंट पी के ऊपर जी की वैल्यू कितनी है, तो फार्मूला है जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इंटू 1 - x/r। ये फार्मूला है। यानी अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से मूव करते हैं और सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आप जाते हैं तो किसी भी पॉइंट पे आपने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला है जी पी इज इक्वल टू, जी पी का मतलब है पी मीन एट पॉइंट जिस पे आप वैल्यू ऑफ जी फाइंड करना चाहते हैं। तो जी पी इज इक्वल टू जी, तो यहाँ पे जी मैं ई लिख देता हूँ साथ, यानी जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये वो वाली है जो 9.8 इंटू 1 - एक्स। एक्स ये वो डिस्टेंस है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ से आपने लेना है और उस पॉइंट पी तक, ठीक है, ओवरऑल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो वेरी कर रही है एक्स के लिहाज से, किस तरह, इनवर्सली। ये इनवर्सली है, जैसे जैसे जी एक्स बढ़ेगा, आपको देखने में शायद नजर आ रहा है कि ये जी जो है ये एक्स के सामने आ रहा है। और हम देखते हैं कि अगर कोई चीज उसके सामने ऊपर आ रही हो तो हम उसको कहते हैं डायरेक्टली है, और अगर कोई चीज नीचे आ रही हो तो हम कहते हैं इनवर्सली है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आपने ये सोचना है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे जी की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जा रहे हैं जी की वैल्यू घटती जा रही है, और जो ही आप सेंटर पे एग्जैक्ट पहुंच जाते हैं जी की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो लिहाजा एक्स के साथ इसका इनवर्सली रिलेशन है, एक्स इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द सरफेस, तो इसका मतलब है जी की वैल्यू कम हो रही है। तो लिहाजा दिस इज द राइट ऑप्शन। अब आपके जिम्मे एक और असाइनमेंट है कि फर्ज करें आपसे कहा जाता है कि आप सेंटर से मूव कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट पी आपको दिया गया है, ठीक है, और डिस्टेंस आपको ये दिया गया है एक्स।